अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमने अपने शो में आपकी एक ऐसी पसंदीदा खातून सियासतदान को दावत दी है जिनके लिए इक़्तिदार छुपन छुपाई का खेल बन चुका है, कभी अंदर कभी बाहर, और जो आजकल इक़्तिदार की राहदारियों से ज़रा बाहर हो चुकी हैं, वो तुम्हारा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। खुल के कढ़ ले जड़ियां दंदियां तो कढ़नी है। मैं क्यों दंदियां कढ़ूंगा? नहीं, जो हंसी आपके अंदर छुपी हुई है वो निकाल लेना जितनी निकाल सकते। हद हो गई। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है ये सुन के कि आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया। तो उस पे आप बिल्लियों उछल रहे हैं, बल्कि बिल्लियों नहीं कुत्तियों उछल रहे हैं। यकीन करें डॉक्टर साहब, मैंने तो जब से ये खबर सुनी है मैं तो गम से सरशार हूँ। नहीं, तेरी सरशारी नजर आउंदी। गम नल कौन सरशार हुंदा है? जुनैद, वैसे बड़े अफसोस की बात, आप जैसे मीडिया के लोगों ने इसको एक मजाक बना लिया, हालांकि बात ऐसी कोई भी नहीं है। देखिए, बात यह है कि मैंने खुद इस्तीफा दिया है। अच्छा। और आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुझसे इस्तीफा लिया गया है। अच्छा। यकीन माने, मैंने अपनी निजी मसरूफियात की वजह से खुद इस्तीफा दिया। निजी मसरूफियात कौन सी थी आपकी? अगे सर्दियां आने वाली ने, रजाइयां तेरी भूआ ने मैनू भरा के देनियां सी। खवातीन की सबसे बड़ी मसरूफियत सर्दियों में यही होती है कि रजाइयां भरवानी होती है। तो आप रजाइयों के लिए किसी नौकर को भेज देते। वे खलो जावे भाई पेंजे वाले आ। जितनी देर तक खुद सराहने ना खड़े हों, ये पेंजे वाले जो होते हैं ये नई रुई निकाल के तो पुरानी भर देते हैं। और आप माशाल्लाह सियाने बयाने आदमी है, पुरानी रुई का तो वो हाल हुआ होता है जेड़ा ताड़े ऐस चूहे एंकर दा कोट च वड़ के हुंदा। देख ले, जब से आप गई हैं टेलीविजन देखने का मजा नहीं आता, वो पर्सनैलिटी चली गई वहां से। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, मैं माफी चाहती हूँ पिछली जुगत की। ये जो आपने बात की है, ये लाखों लोग मुझे मैसेज के जरिए कह रहे हैं कि जब से आप गई हैं बाखुदा में तो टीवी देखने को जी नहीं चाह रहा। हाँ, लोग टिकटॉक पे इजहार गम कर रहे हैं। अक्सर को मैंने सुना है, मैनू चढ़ गए ने हाल अज खुशियां दे नाल। तेन शर्म तो नहीं आती जुनैद? प्रोफेसर अमीन जवेद साहब दा जवाई हो के गैर इस्लामी जुगतां कर। आप भी तो देखे ना कौन सी निजी मसरूफियात बता रही हैं। नहीं तो इससे बड़ी निजी मसरूफियत और क्या होती है एक औरत के लिए? रजाइयां भरवानी है, फिर मैंने अपने घर में रंग रोगन करवाना था। रंग रोगन आपने करना है? ओए है, मैंने तो नहीं करना, मगर मैंने रंग साहब से बात की। मैंने कहा कितने पैसे लोगे? कहता जी 2 लाख रुपया। मैं क्या काका कहता 2 लाख? कहते जी नाल एक मुंडा ले आना है जिन्हें पौड़ी फड़नी होंगी। मैं क्या तू कला ही करते लख देंगी, पौड़ी मैं फड़ ला करा। और रंग साज की पौड़ी फड़न वास्ते मैं इस्तीफा देता है। और कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह के फजल से। देखें, खान साहब तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना एतमाद करते हैं, वो मुझे जो भी ड्यूटी कहेंगे मैं फौरन उस पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी तक ड्यूटी कह नहीं रहे इमरान खान साहब आपको ना? जुनैद साहब, उनको बताया जो है मैंने कि मेरी मसरूफियात हैं, जरा अच्छा। खान साहब मैं वो खत्म कर लूं। जैसे आपका ऑर्डर होगा। मेरी देखें ये पार्टी है, मैं तहरीक इंसाफ की हूँ, तहरीक इंसाफ मेरी है, मैंने और कहाँ जाना है? लेकिन एक तरफ आप कह रही हैं कि जी खान साहब मुझे कह रहे हैं वजारत बहबूद आबादी ले लो, कभी आप कहते हैं कि मुझे वो वफाक में इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी दे रहे हैं। गल उन्होंने रंग साज वाली गल तो पहले कही सी। फिर मैं जो पौड़ी दी अहम जिम्मेदारी उन्होंने दसी है तो फिर उन्होंने क्या चलो कोई गल। अच्छा। लेकिन आप पीटीआई को अपना घर कहती हैं, आप कहती हैं कि यहाँ के लोग मुझसे प्यार करते हैं। आप पीटीआई से गई और पीटीआई के लोगों ने मिठाई तकसीम की है। दे छोटी बूंदी दे दानिश बारे कितने मिठाई तकसीम हुई है मैंने दसे ना जरा। उतरिया 5-7 तैवां तेरे अर्गियां लगन ते फिर इन्ना को पतीसा बन कि तेन मिठाई याद। जुनैद साहब, लोगों ने बाखुदा खून के आंसू निकाले। लोगों ने कहा है कि फिरदौस साहिबा जब से आप गई है ना, सियासत की रौनक खत्म हो। आपा छोड़ो इन बातों को। अगर आप खान साहब के लिए इतनी अहम है तो आपको पंजाब असेंबली के बाहर रोका क्यों? तो पंजाब असेंबली के अंदर खान साहब बैठे या जिन्हें रोकिया सी वर्दी पा के खान साहब खलोते। अगर पंजाब असेंबली में खान साहब खुद बैठे होते तो खुद गेट पे रिसीव करने आते हार लेके। अल्लाह आपकी खैर करे जुनैद, आप माशाल्लाह खुद बड़े दानिश्वर आदमी हैं।
मैं कहना ये चाहती हूँ, पहली बात तो ये है कि मुझे असेंबली पे किसी ने नहीं रोका। ओए वे किड्डी तेज निकली है तेरी। लगता कुकड़ते किसी का पैर हो गया। मेरी हाँ इसलिए निकली है कि पूरी कौम ने सुना है, आपकी वीडियो इतनी वायरल हुई है, आपको बड़ी बदतमीजी के साथ, बदतहजीबी के साथ असेंबली के गेट पे रोका गया, आपकी गुफ्तगू नशर हो गई है। सर जी आपा को रोका गया असेंबली? हाँ वो हंसी तो सुन ही नहीं सकते। बस ये देखें, सारी कौम ये कह रही है, इसे तो सुन ही नहीं सकते, लेकिन शौक से सुना है सबने। देखे मेरी बात सुने जुनैद साहब, मुझे किसी ने नहीं रोका। मुझे वो आदमी जो थे ना जी, जो गेट पे खड़े थे, वो मोहब्बत के साथ बातें मेरे साथ कर रहे थे, रोका नहीं है उन्होंने। जाने दे, देखे सबने सुना है, आप उनको कह रही थी पुत्र लिस्ट से देख ले, लिस्ट से देख ले। मैं आपको लिस्ट का भी बताती हूँ। असल में वो लड़के जो है ना, उनकी नई ड्यूटी उधर लगी थी। वो मुझसे कह रहे थे कि आप ही का इंतजार कर रहे थे, आपको सेल्फी बनवाने के बगैर अंदर नहीं जाने दे। तो लिस्ट किस चीज की फिर दिखा रही थी? मैं वही उनसे कह रही थी कि पुत्र मैं उन किदे नाल खिचवावा सेल्फियां, लिस्ट ते वे कितनी लंबी है। अच्छा, हर बंदा उन मेरे ना सेल्फी खिंचवाना चाहता है। अच्छा। हर सियासत का जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि एक बड़ी पॉलिटिशियन के साथ अगर हमारी सेल्फी बन जाए। ऑटोग्राफ भी मांग रहे होंगे आप? ऑटोग्राफ भी मांग रहे थे वो, वही तो हाय और कागज कादली चुकी फिरते ऑटोग्राफ वास्ते ते बेचारे पेन ते कागज फड़ के खलोते। हाँ ते तुसी उन्हां नूं कह रहे सी वे बेटा दूसरी च वेख लै। ये आहो पुत्र गल ते सुन ले, तौबा टैर थले केला आया हुंदे। वो दूसरी लिस्ट में यही कह रही थी कि कोई एक लिस्ट होवे ते तां है ना, दूजी वे तीजी वे, हर बंदे ने लाइन लाई है कि खुदा के लिए फिरदौस साहिबा में ऑटोग्राफ दे दें, हमारे साथ सेल्फी खिंचवा लें। देखें एक पॉपुलैरिटी भी होती है एक शख्सियत। आपको अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे वो लोग। भाई हाय अंदर केड़ी अग लगी सी, पोनी संडा हुंदा ऐवान के अंदर वो रुकने सूबाई असेंबली अपने ओहदे का हलफ उठा रहे थे, जिनके बारे में आपा का दावा ये है कि उनको मैंने जिताया है। हालांकि उन लोगों का दावा ये है कि हमने पीटीआई से ये कहा था कि अगर आप ये सीट जीतना चाहते हैं तो आपा को हमारे हल्के में ना आने देना। जुनैद साहब सारी दुनिया ये जानती है कि वहां से सीट किसने जितवाई है। अब अगर आप मेरे दिल की बात सुननी चाहते हैं ना तो फिर सुने जी। ये जो असेंबली के दरवाजे के आगे फड्डा हुआ है, ये उसी जीत का शाखसाना है। सबको मालूम है कि वो एहसन बरियाल जो हैं वो काफ लीग के बंदे थे। मैंने काफ लीग से तोड़ के उनको पीटीआई में शामिल किया, फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि उधर से उनको जितवाया। अब देखें चौधरी साहिबान जो हैं वो बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, हमारे मुल्क के बड़े पॉलिटिशियन हैं। उनको ये इतनी मामूली सी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने गुस्सा निकाला है। उनको पता है कि फिरदौस आशिक अवान ने हमारा बंदा तोड़ लिया है, ऊपर से उसको सीट भी दिलवा दी है। तो उन्होंने ये मेरे साथ किया है। वो जो लड़के जो थे वो बेचारे तो बाद में मुझसे माफिया मांगते रहे। जाने दे कहते ने तुहानू की दसीए, सारी असेंबली दे मैंबरान बेचारे अंदर कहते रहे ने असेंबली तां सजदी जे आवे फिरदौस आपा। डॉक्टर साहब वो इलेक्शन जीतने के बाद बरियार साहब ने बाकायदा अपना वीडियो बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई हमारी फतह का क्रेडिट ना ले, हम खुद जीते हैं। साहब वो कोई और बात कर रहे हैं, उस पे इन्होंने डबिंग करवाई है। सारा झूठ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं। आवाज और पर आप? हाँ, वो किसी और की आवाज है, सलीम भाई की तो आवाज ही नहीं है। सलीम बरियाल साहब को मुझसे ज्यादा कौन जानता है, भाई हैं अपने मेरे, हर वक्त राब्ते में रहते हैं। आज भी उन्होंने मुझे जुम्मा मुबारक का मैसेज किया। डॉक्टर साहब आजकल आपकी मसरूफियत क्या है? बताया तो है, घर में रंग करवा रही हूँ। अभी तो मैं रंग का गैलन लेने के लिए निकली थी तो रास्ते में जुनैद भाई का फोन आ गया कि इधर आ जाए जरा, तो मैं आ गई हूँ। नहीं यकीन तो जाके मेरी गड्डी की डिग्गी में देख लें, अभी भी रेग मार और बुरश पड़े हुए। फिर ये रंग वाली चीजें घर पहुंचा के तो मैंने रजाइयों वालों की तरफ जाना है। अच्छा रजाइयां नहीं अभी भरवाई? पुत्र रोज दियां 2 भरदा है, कट्ठियां नहीं भरदा। आंदा हुण तुहाडे को वजारत कोई नहीं थी, हुण कादियां कट्ठियां। अभी तो किचन के बड़े काम पड़े हुए हैं, ग्राइंडर की नई तार डलवानी है, चिट्ठी गई हुई है।
उसके बाद फ्रिज का भी जो नीचे वाला टॉप है वो टूट गया, वो ठीक करवाने। काकरोच अंदर चले जाते हैं। स्त्री का जो हैंडल होता है वो लड़कों ने हिला दिया हुआ है, वो ठीक करवाने। बस बाजी हुण इहो जे काम करने ने, सियासत वालों तो वेले हो गए हो। नहीं काका, सियासी मसरूफियात भी साथ साथ ही हैं। जाके नेके पूरे वेखो तो सही। अगलिया ने बैनर लवाए ने, हम गली का डक्का खुलवाने पे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा का शुक्रिया अदा करते। फिर अल्लाह के फजल से 9 नंबर गली का बल्ब फ्यूज हुआ था, वो बदलवाया। और फिर रात को उसको जलाने के लिए उसका इफ्तिताह भी किया। फिर दुबुर्जी अराइया में वाटर फिल्टर की एक टूटी लीक करती थी, उसके ऊपर टेप चढ़वा के आई। तो इसका बैनर नहीं लगवाया आपने? यार बैनर कौन से, इस कागज पे मसवाक से लिख के लोगों ने लगाया। वैसे जुनैद साहब आपको तो थोड़ी बहुत हया करनी चाहिए। मुझे इतना अफसोस हो रहा है आपकी बर्खास्तगी पे। तेन कादा अफसोस है भी तू होर गुलाबी होया है। तेन कादियां अफसोसियां चढ़ियां ने मेरी। डॉक्टर साहब आप मेरी फेवरेट पॉलिटिशियन है। नहीं, फेवरेटिज्म नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों से। बाछा तेरियां खिल खिल जान दी। तो आपा जी पीटीआई आपकी पार्टी तो है, बिल्कुल। वो सारे शजरकारी कर रहे हैं, तो आप जितनी देर सियासत से फारग हैं आप दरख्त ही लगा लें। बस क्या बताऊं गौरी साहब, ये चढ़ते सूरज की पूजा करते। डीसी को मैंने फोन किया, मैंने कहा मेरे इलाके में दरख्त लग जाएंगे, मुझे कोई दरख्त ही भेज दो। तो उतर ने 15-20 मसवाका भेज दी। मैं क्या की भेजती नहीं मसवाका, मसवाका नहीं कलमा ने। मैं क्या मैं तेन बूटे किया सी, कहते इन्हू जमीन च लाओ तो भी फुट पैणगियां, दंदां च ना फेरना। वैसे आपा ये जो कुछ आपके साथ हुआ है ना, ये जो मंदोखेल साहब को आपने थप्पड़ मारा ना टॉक शो में, ये उसकी बददुआ लगी आपको। होए होए ओदी कादी बददुआ, वो बड़ा ढोलां ते धमालां पांदा फिरदा। बड़ा उधर नलायक स्टेनोग्राफर वर्गा मुंह। अच्छा आपा, वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि आप पार्टी बदलने पर भी गौर कर रही हैं। पुत्र मैं की पार्टी बदलनी है, मैं तो जदों दी निकली है मैं कपड़े नहीं बदले। ऊंजी सौ रही नहीं, ऊंजी उठ पई। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, जब से ये अफगानिस्तान का इशू जो है ये गर्म हुआ है जी आलमी उफक पे, तो जाहिर है कि इस मामले के जितने भी फरीक हैं सारे ही एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, या कम से कम कहना चाहिए कि पेचीदा सूरत हाल से दो चार हैं कि मुस्तकबिल के हवाले से कि क्या होगा। इवन पाकिस्तान के बारे में भी गो के पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए नर्म गोशा रखने वाली जो तालिबान हुकूमत है वो पाकिस्तान के लिए शायद सुख का बायस बनेगी, लेकिन उस हवाले से भी कई रिजर्वेशंस मौजूद हैं। और ख़ुद तालिबान के लिए भी मुश्किल फ़ैसले करने का वक्त है। अमेरिका एक मुश्किल सूरत हाल से दोचार है। तमाम हमसाया मुल्क जो हैं, रूस भी, चीन भी, इवन तुर्की भी, ईरान भी, और अफ़गान फ़ौज जो अफ़गान फ़ौज थी या साबिक़ा अफ़गान हुकूमत थी, ये सारे किसी न किसी हद तक पेचीदगियों का शिकार है। लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जिसके साथ सादा ज़बान में कहा जाए ना तो मामले के बाद कहते यार इतना बड़ी भैड़ी हुई है। तो वो जो इतना बड़ी भैड़ी हुई है ना वो हिंदुस्तान है। अच्छा क्यों हुई है? क्योंकि हिंदुस्तान एक दिन पहले तक इस तमाम सूरत हाल से अफगानिस्तान का बाप बनने की कोशिश कर रहा था, पैसे दे के भी, इन्वॉल्वमेंट के हवाले से भी और उसको डिक्टेट करने के हवाले से भी। यार इंडिया के साथ तो वो ही है कि महल्ले च दो माइयां लड़ पैंदे विच एक बाऊ जिहा बंदा छुड़ान नहीं टुर जांदा ते माइयां एक दूजे ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾऊ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਬਾऊ ਉਥੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਦੁੜਕੀ ਲਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੁੜਕੀ अफगानिस्तान तो। यानी ऐਵੇਂ खाम खा उधर जाके मामा बना हुआ था सिर्फ हमारे गुस्से में, हमारे गुस्से में नहीं, हमें बर्बाद करने के लिए। हाँ, चीन के हवाले से और हमारे हवाले से उधर पैसा बेशुमार लगाया है और बिलियंस ऑफ डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर। हाँ जी, वक्त बड़ा जाया किया, अपनी बड़ी कुव्वत वहां पे उन्होंने जाया की है और इस तरह वहां से दुम दबा के भागा है और निकला है वहां से कि अब तो सुना है कि जो मोदी है ना उसके बेडरूम से लोहे की सारी डेकोरेशन पीस उठा के बाहर निकाल दी। वो क्यों? क्योंकि सुता पे उठ के लोहे दा हाथी अपने सिर च मार लेंदा लकड़ दी बतख है प्लास्टिक का पैरस का खरगोश है।
मैं हैरान हूं कि कल तक जो हिंदुस्तान था वो अफगानियों का सबसे बड़ा हमदर्द खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। भाई जब तालिबान की हुकूमत थी या उससे पहले जो भी हुकूमतें आई हैं, अगर पाकिस्तान ये क्लेम करता था तो पाकिस्तान ने तो साबित भी किया ना। लाखों की तादाद में अफगान महाजरीन को खुली बाहों के साथ उनका इस्तकबाल किया, उनको अपना वाकईतन हकीकत में अपना भाई साबित किया, हर तरह से अपने कामों में शरीक किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का आलम यह है कि आज जब वहां पे सूरत हाल तब्दील हुई है तो कल तक तो वो जैसे मैंने कहा ना उनका बाप बनने की कोशिश कर रहा था अफगानियों को। पूरी दुनिया के मामला जो थे वो हिंदुस्तान डिक्टेट करता था अशरफ गनी साहब। बिल्कुल अशरफ गनी का भी मुंह दीर्घा हो जा रहा है, शक्ला भी मिलने लग पई। आज आलम ये है भाईजान कि मुख्तलिफ मुल्क जो अमेरिका चाहता है कि कुछ ना कुछ जो अफगान वहां से अफगानिस्तान से निकल के जा रहे हैं तो थोड़े बहुत जो है हर मुल्क जो है अपने यहाँ उनको पनाह दे दे। सबसे ज्यादा बुखल का, कंजूसी का, बल्कि सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जलालत का मुजाहरा कर रहा है वो हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान ने एक भी अफगानी को लेने से, अपनाने से इनकार कर दिया है। इवन यहां तक हुआ है कि एक खातून रुकने पार्लियामेंट जो है वो इस्तांबुल के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होने में कामयाब हुई है, उसको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया है। इससे भी ज्यादा सुनो कि वहां पे जिनको वीजे जारी किए हुए थे ना इस सूरत हाल से पहले, हिंदुस्तान ने जिन अपने लोगों को वीजे जारी किए थे और अफगानिस्तान के शहरियों को अपने यहां आने के लिए वीजे जारी किए हुए थे, वो वीजे मनसूख कर दिए। उससे भी अगली बात सुनो, उससे अगली बात ये है कि जो काबुल में हिंदुस्तानी सफारत खाने में गैर हिंदुस्तानी काम करते थे, वो कोई 200-250 के करीब अमला था, उन्होंने कहा जी हम तो हिंदुस्तानी सफारत खाने में काम करते थे, हम तो आसानी से हिंदुस्तान चले जाएंगे। हिंदुस्तान ने कहा ना, बिल्कुल नहीं, इधर ना देखना। ये आलम है वहां पे। यार मैंने तुम्हें बताया तो है, पागल हो गया हुआ मोदी। कड़ियाल पे टन 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 होती है तो कड़ी उतार लेता है, कहते घड़ी थे नहीं 6 बजे, ये मेरे सिर च बजे। यार पागल हो गया क्या मतलब? पहले वो कौन से एमए कॉलेज में प्रिंसिपल लगा हुआ। यार इसको तुम छोड़ो, जो अशरफ गनी का हाल है वो बेचारा होने मान चंगा भला तैयार होके घरों निकलता ना तो लगता बड़े भरा का कोट पा है। 5-6 दिन च एडा माड़ा हो गया बेचारा, बूट खुले हो गए उन्होंने। अच्छा प्रॉब्लम पता है क्या है हिंदुस्तान के साथ? एक तो ये कि भाई उसकी इन्वॉल्वमेंट ही गैर फितरी थी। हम तो चीख के पूरी दुनिया, ये जो थोड़ा सा शऊर रखते थे लोग, वो ये कहते थे कि वाकई हिंदुस्तान की क्या तुक बनती है वहां पे जाके 14-15 अपने सकाफती मराकज बनाने की, अरबों डॉलर लगाए हैं वहां पे, और वहां पे इन्वॉल्व मकसद सिर्फ एक ही था ना कि पाकिस्तान को तंग किया जाए, वहां पे बैठ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाए, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाए, पूरे पाकिस्तान में आग लगाई जा सके, और क्या मकसद था? अच्छा अब हुआ यह है कि जब वो अचानक आउट हो गया है, उसको पता चल गया कि मेरा तो कोई रोल पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा। तो अब वो कर क्या रहा है कि पाकिस्तान को तंग करने के लिए वो ये कह रहा है कि जी ठीक है, बिल्कुल बच्चों की लड़ाई की तरह ना, वो ये कहता है कि आज ये बड़े सगे बन रहे हैं ना, कल तालिबान जो है ये पाकिस्तान को भी तंग करेंगे। ये अब तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है ये वो वहां के तालिबान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर देगी, फिर अपनी मर्जी के यहाँ से दानिश्वर उठा के पाकिस्तान उनसे अपनी मर्जी के बयानात दिलवा रहा है हिंदुस्तान जो है कि आप ये कहें, वो कहने के लिए तैयार है। यार मोदी का बेचारे का तो वो हिसाब हुआ हुआ है। मैं अपनी गली में खड़ा था ना तो एक बीबी बहन किसी शादी पे जा रही थी, उसने साड़ी सूड़ी पहनी हुई थी, पैदल ही गुजरी है गली में से, तो वो बकरे को बांधने वाली किल्ली सी लगाई हुई थी किसी ने, वो किल्ली के साथ उसकी साड़ी अड़ी है तो उसको खुंगी लग गई, पाट गई, नुक्कर पाट गई साड़ी की। मेरी हंसी निकल गई, एकदम गुस्से में मुझे कहती है परत के, अच्छा ये मेरी बद्दुआ है, अल्लाह तेरी भी साड़ी पाड़े। मैं कहा भैन जी मैं साड़ी बनता ही नहीं। बिल्कुल सही मिसाल दी, ये हुई हिंदुस्तान ना होया। और तो आप जरा क्रिकेट पे भी नजर डालें। क्रिकेट में अफगानिस्तान की टीम पिछले चंद वर्षों के दौरान एक बड़ी ताकत के तौर पे इमर्ज हुई है, के सामने तो आई थी। हाँ ज्यादा उसने अच्छा परफॉर्म भी किया है। तो हिंदुस्तान उसको मुसलसल डिक्टेट कर रहा था कि पाकिस्तान नहीं जाना। जब भी वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कोई थोड़ी बहुत गुफ्तो शनीद होती थी तो हिंदुस्तान टांग अड़ा देता था कि पाकिस्तान नहीं जाना, पाकिस्तान नहीं जाना।
बल्कि ये कुछ अर्सा पहले जब श्रीलंका में उन्होंने कहा जी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान श्रीलंका में पहले वो कैंसिल हुई, फिर देखो कुदरत क्या खेल खेल रही है। ये भी एक वक्त आया कि उनको पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको यहाँ पे सदारती प्रोटोकॉल के साथ लेके आते हैं, लेकिन पीछे चूंकि हिंदुस्तान की शरारत थी, अफगानिस्तान ने कहा ना जी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा। अब वही अफगानिस्तान की जो टीम है वो बाय रोड आने के लिए पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है, कहते हैं हम बाय रोड आके खेलने के लिए तैयार है, लेकिन चूंकि हालात वहां पे हैं इस तरह के कि अभी क्रिकेट वाले हालात नहीं है। क्रिकेट के हवाले से हिंदुस्तान के साथ एक और अलमिया क्या और है क्या जी? कि देखो ये जो आईपीएल होती है इंडिया में, जिसपे इंडिया बहुत नाजा है, वहां पे अफगान क्रिकेटर भी बड़े जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं। जाहिर है अफगान क्रिकेटर्स, जैसे मैंने अर्ज किया कि बड़ा ग्रूम किया है पिछले चंद वर्षों के दौरान। अच्छा अब वहां पे गणी कहता है ना, जाओ बेटे तुम्हारा चाचा लगता है, चाचा लग रहा है, जैसे नहीं कहते मामे के घर चले जाओ छुट्टियां मना, वैसे कहते थे। अच्छा अब वहां पे हो ये रहा है कि जो आईपीएल की ज्यादातर टीमें हैं वो वहां के जो फिल्मी सितारे हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, उनकी मलकियत है, ठीक है। अच्छा बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ फिल्में बनाई हुई हैं। अब होगा क्या कि तालिबान के दौर में वो उन फिल्म स्टार्स की टीमों की तरफ से कैसे खेलने जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। अगले ने कहना भाई जी शाटा असी फिर स्टैंड गन नाल लानी है और गेंद असा पिन कट के कराना है। पानी का हफ्ता अस्पताल चुएगा। सूरत हाल जो है ना हिंदुस्तान के लिए वाकई बड़ी अजीबो गरीब हुई है। पूरी दुनिया को वो चीख चीख के बता रहा है कि जी पता नहीं कौन से दहशतगर्द आ गए। अच्छा जितना हिंदुस्तान शोर मचा रहा है ना कि इन्होंने पता नहीं तालिबान आ गए, इन्होंने ये कर रहा है, जितने वो बयान देता है उतनी दफा ही अफगान हुकूमत की तरफ से या तालिबान की तरफ से ये जवाबी बयान आता है कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यार तुम्हें बताया तो है, मोदी पागल हो गया बेचारा चाय बना रहा होता है ना तो पास से चौधरी शुजात साहब का बयान चल पड़ता है, मिट्टी पाओ तो पत्ती दी थां चाय च मिट्टी पा देंगे। अच्छा जब हिंदुस्तान को सारी सूरत हाल में घबराहट के आलम में कुछ सुझाई नहीं दे रहा ना, तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है जी तालिबान जो है ना वो इस सारी कार्रवाई से पहले हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ हाथ मिला चुके हुए हैं ताकि नफरत पैदा की जाए पाकिस्तान में। ऐसी किसी कमांडर, छोटे मोटे कमांडर को किसी फौजी से पाकिस्तान के खिलाफ दो बातें जो है ना वो रिकॉर्ड करके अपने चैनल्स पे चलाते हैं कि किसी तरह मामला जो है वो खराब किया जा सके। तयशुदा काम हो रहा है यार तुम्हें बताया तो है, मोदी पागल हो गया हुआ है। पैंट में नाला डाल लेता और पजामे में बेल्ट डाल लेता। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बेटा आज जिस जानवर को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ताला बेटा आपने बहुत गौर से सुनना है क्योंकि आज हमारा मौजू है मेंढक। गुड गुड। तो पहला क्यों गौर से सुने, ये नानके लगते नहीं। नहीं मैंने वैसे इत्तेफाक से कहा ये बहुत दिलचस्पी रखता है ज़ूलॉजी में ना, इसलिए मैंने इससे पूछा। मैंने कहा शायद बैठे हुए मेंढक का भी पेट ऐसे ही बाहर आया होता है ना। सर जी माफी चाहता हूँ, मुझे मेंढक से बड़ा डर लगता है, मैं फेज 5 में रहता हूँ। ये तुमने सिर्फ फेज 5 का बताना था, मेंढक से क्या ताल्लुक? बस सर असल में ना बात ये है कि जो डिसेंट बच्चे होते हैं ना उनको इस तरह के जानवरों से पाला कम ही पड़ता है। तो जो गांव शाव के बच्चे होते हैं या दूसरी कच्ची आबादियों में रहने वाले मेरे जैसे बंदे बाल, वो तो मेंढकों के साथ खेल रहे होते हैं। जो बारिश हो मेंढक के नेड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उधरों बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। और वैसे भी ये फेज 5 डिफेंस की बात नहीं कर रहा, सैदपुरा फेज 5 की बात कर रहा। अच्छा जी आज मेंढक की बात करेंगे जिसको अंग्रेजी में डड्डू कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं। और जिन बच्चों ने एफएससी का मरहला अबूर किया हुआ है जिंदगी में, उन्होंने फ्रॉग की डाइसेक्शन भी की हुई है। जी जी जी, वो लकड़ के फटे पे रख के एग्जैक्टली और वो पिने लगा के। हाँ अच्छा मेंढक के बारे में एक सबसे बड़ी हकीकत जो याद रखने वाली है वो ये है कि मेंढक इस दुनिया में उतना ही पुराना जानवर है जितना कि डायनासोर। 20 करोड़ साल पहले भी इस दुनिया में डड्डू पाए जाते थे, मेंढक पाए जाते थे। अच्छा सबसे पहले तो ये है कि ये उन जानवरों में शुमार होता है जिसके सबसे ज्यादा स्पीशीज है, अकसाम है।
मेंढक की 6000 से ज्यादा अकसाम पाई जाती है। बुल्ले बुल्ले जो बुल्ले। दुनिया में सबसे बड़ा मेंढक पाया जाता है उसको कहते हैं गोलियत फ्रॉग। ये ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में है और ये 1 फुट बड़ा होता है और इसका जो वजन है वो 3 से 4 किलोग्राम होता है, यानी ऑलमोस्ट कछुआ कछुए जितना बड़ा होता है। बहुत अच्छे। सर जी ये खाते पीते घर का है इसलिए इसको चाय दिए क्लास में देखें। यार कभी तुम फेज 5 के बशिंदे बन जाते हो, कभी तू भाई टोकरे बनाने वाले का मुंडा बन जाए। खाते पीते का मसला नहीं है, ये कश्मीरी घराने का बच्चा है, ये खाए पिए बगैर 15 मिनट से ज्यादा रह ही नहीं सकता। सर जिस दिन से आपने मुझे बताया ना कि राइटर, दानिशवर और सहाफी चाय बहुत पीते हैं, मैंने उस दिन शुरू की है। उससे पहले तो ईमान से मैं लस्सी जी पति पा लेंदा सर। क्लास में इन्वॉल्व हो प्लीज, मौजू पे रहें, डड्डू पे रहें, डड्डू पे रहें। सबसे डड्डू का साइज मैंने बताया, वजन बताया। ओके सर। सबसे जो दुनिया में छोटा डड्डू है वो क्यूबन ट्री डड्डू है, मेंढक है। अच्छा जी, नहीं भाई जी वो बता रहे हैं। अच्छा सॉरी। क्यूबन ट्री मेंढक जो है, फ्रॉग जो है, वो ½ इंच से बड़ा, आधे इंच से बड़ा नहीं होता। अच्छा। इतना सा होता है, अंदाजा Good. करेगा। सर वैसे ये जो इतने बड़े डड्डू होते हैं, इनके भी जब बच्चे होते हैं ना तो वो भी छोटे छोटे टटूनियां टिम 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 मक्खियों की तरह उछल रहे होते तो बच्चे वो उसको सर डड्डू मच्छी कह के पकड़ते हैं। अच्छा सर, ये डड्डू जहरीले भी होते हैं सर? हाँ, ये डड्डू जहरीले भी होते हैं। बहुत सारी अक़साम है जो इंतहाई जहरीली होती हैं। अच्छा जी। हाँ, और ज्यादातर जो इनका जहर है वो स्किन पे असरअंदाज होता है, लेकिन एक मेंढक है वो उसका जो 1 ग्राम जहर है ना, 1 ग्राम जहर, जी। वो 1 लाख इंसानों को मारने के लिए काफी है। अच्छा जी। हाँ, और उसको कहते हैं गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ओए होए होए होए, ये छप्पड़ में नहाने वाले बच्चे सुन रहे हैं? कितने कितने खतरनाक डड्डू होते हैं छप्पड़ों में। हमारे क्लब के पूल में कोई डड्डू नहीं होता। बस क्लब के पूल में वो तेरा बेड़ा तर जाए, हो जियां गल्लां कौन तेनू दसन दे आए। रोजाना राज पाम के आगे से निकलता हूं मैं। गुड गुड, नहीं जी ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, मेंढक के बारे में आप ये सुन के हैरान होंगे कि ये सबसे ज्यादा अपनी जिल्द तब्दील करने वाला जानवर है। ये ऐसे ज्यादातर अक़साम जो है मेंढकों की, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पुरानी जिल्द उतार के नई चढ़ा लेते हैं। जैसे सांप होते हैं। जैसे सांप है, सांप तो कुछ अरसे बाद अपनी स्किन कास्ट करते हैं, ये 1 हफ्ते बाद भी कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं। यानी ये साफ सुथरा भी होता है, साफ सुथरा कह सकते अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं। अच्छा सर, ये जो इतने ज्यादा कपड़े बदलता है मेंढक, ये अपना इसको बीवी कपड़े इस्त्री करके देती है या ताड़े वाला हाल ही है? यार पानी में इस्त्री करके उसने करंट खाना है। नहीं तो बाहर निकल के नहीं कर सकते। दरख्त दे थल्ले रह लवे इस्त्री स्टैंड। सर जी ये डड्डू बार बार कपड़े क्यों बदलता है? एजी ऑफिस में जॉब करता है ना, इस वजह से इस्त्री वाले कपड़े पहन के जाता है। सर उसे सीरियसली बताएं, ये बड़ा अहम मसला है यार। असल में होता ये है कि जब ये छप्पड़ में तैर रहा होता है ना, तो किसी डड्डी को छेड़ता है मेंढकी को। अच्छा। उसके भैन भरा जब इकट्ठे हो जाते हैं, ये फटाफट बाहर छाल मार देता है, कपड़े बदल के फिर छाल मार देता है छप्पड़ में, उसको कोई पहचानता ही नहीं है। असल में ये बेसिकली करप्ट जानवर है। सोशल मीडिया से तो गंद पे है, मतलब छप्पड़ से भी गंद पे है। अच्छा जी, ज्यादातर जो मेंढक है ना, बल्कि मेंढकियां जो है जी, उनके अंडों की तादाद एक वक्त में सैकड़ों तक भी चली जाती है। और बाज इसकी अक़साम ऐसी हैं मेंढक की कि जो नर मेंढक है ना, वो चंद हफ्तों के बाद उन बच्चों को अपने गले में ले जाता है, जहां पे कुदरत ने उनके लिए यहाँ पे एक सैक बना हुआ है, एक गुब्बारा सा बना हुआ है। उस गुब्बारे के अंदर वो बच्चे जो है वो 2 माह तक रहते हैं और फिर वो बाहर निकाल देता है जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे। ये कुदरत का खूबसूरत निज़ाम। वाह वाह वाह, माशाल्लाह सर, जितना आपको मेंढक के मुतल्लिक नॉलेज है, मेरा ख्याल है आपकी रिहायश छप्पड़ में ही है। बेटा प्लीज आप क्लास से बाहर तशरीफ ले जाएं। एक मैं आपको जेवरे तालीम से आरास्ता कर रहा हूं, इतनी मुश्किल से आप जुगते कर रहे हैं आगे। नहीं सर, मैंने आपको जुगत की छुट्टी लेने के लिए, इसलिए अपने पोते को स्कूल से लेने जाना है, इसलिए वापस आओ, वापस आओ, आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा। वापस आओ। वैसे यार
ऐसे लोग होते ना जो साथ वाले का भी। सर वैसे जो लोग बच्चे सीरियस है उनकी पढ़ाई का भी तुम सत्यानाश करते हो। सर उस्ताद की एक जुबान होनी चाहिए, आपने निकाल दिया था तो निकाल दिया था। अगर आप क्लास से चले जाते ना तो हमारे डड्डू का बेड़ा गर्क हो जाना था। आप सब में से सिर्फ एक मेंढक सीरियस, सॉरी एक स्टूडेंट सीरियस है, ये जो मैरून शर्ट में बैठा हुआ है। थैंक यू सर, बड़ी अच्छा मेहरबानी। बच्चों, आपको सबसे दिलचस्प बात बताऊं। जी सर। नॉर्थ अमेरिका में जो वुड फ्रॉग है वो जैसे ही सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है, तो कई कई महीने के लिए वो मुंजमद हो जाता है, बिल्कुल बेजान हो जाता है, सांस भी नहीं लेता, बिल्कुल वैसे का वैसे रहता है, बर्फ के अंदर फ्रीज हो जाता है। लेकिन जिंदा फिर होता है। जैसे हाँ जिंदा रहता है, और फिर जब दोबारा नुक्ता इंजबात से मौसम जरा ऊपर उठता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो दोबारा होश में आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे ईमान से इस तरह की चीजों के मुतल्लिक सुन के ना अल्लाह ताला की शान पे इतना प्यार आता है कि कितना वसी है रब। बेशक। अच्छा सर, ये जो मेंढक बोलता है इसका कोई तर्जमा किया किसी ने जी? ये क्या बोलता है? कर्र कर्र। वैसे तुम अगर चाहो ना तो तर्जुमा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी मेंढक से कम प्यारी नहीं है। सर क्या बात कर रहे हैं, मेरी अगले महीने कैसेट रिलीज होने वाली। मैंने क्या पता नहीं कहने लगा मेरी अगले महीने मंगनी होने वाली है, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं सर, कैसेट रिलीज हो रही है मेरी, रफाकत अली खान साहब उस्ताद मोहतरम से मैं आजकल सीख रहा हूँ। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार, हीरे आयम साहब ने एजुकेशन के हवाले से बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं, तो जरा प्रैक्टिकली भी मैं थोड़ी सी अर्ज करनी चाहता हूं। हमारे गुजरांवाला का एक दरीना मुतालबा है यूनिवर्सिटी का, वो पिछली हुकूमत में भी नहीं था सुना, और हमने अपने प्रोग्राम में भी बड़े कल्पे थे कि खुदा वास्ते गुजरांवाला बहुत बड़ा शहर है, ये आबादी के लिहाज से ये जो हमारा शहर है वो 5वें नंबर पे है, और जो इससे कहीं 6, 7, 8वें नंबर के शहर हैं उनमें कई यूनिवर्सिटियां हैं। अच्छा, जब ये हम रौला रूला डालते रहे तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी कि पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो है वो गुजरांवाला को दे दिया गया। अब फिर वो मुतालबा जारी रहा कि गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बड़ी यूनिवर्सिटी एक हो जरूर। लो जी, अब क्या हुआ है, उस्मान बैदार साहब ने ये किया है कि वहां पे यूनिवर्सिटी का ऑर्डर किया है, गुजरांवाला यूनिवर्सिटी, और कहा साथ ये कि ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है ना इसको खत्म कर दें और इसी बिल्डिंग में गुजरांवाला यूनिवर्सिटी बना दें। अर्ज ये करनी है वजीर आजम साहब से और खास तौर पे सरदार उस्मान बैदार साहब से कि खुदा के वास्ते थोड़ा सा अमली तौर पे ये जरूर देखें कि पूरा पाकिस्तान लाहौर, कराची या इस्लामाबाद की तरफ क्यों चल निकला है। इधर अब ट्रैफिक इतनी हो गई है कि सड़कें बंद हो गई हैं। हाँ जी। सिर्फ इसलिए कि लोग सबसे पहले अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, और उसके बाद अल्लाह ना करे किसी को कोई ऐसी खतरनाक बीमारी बन जाए तो हेल्थ इश्यूज के लिए लाहौर में शिफ्ट होते हैं। पहले भी बताया था कि पहले ये हालत थी कि यहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में हॉस्टल के लिए कमरा नहीं था मिलता, दाखला मिल जाता था। कॉलेज में दाखला मिल जाता था, हॉस्टल में कमरा नहीं था मिलता। इतने लोग बाहर से आते थे और हॉस्टल में रहते थे। अब हॉस्टल खाली पड़े हुए हैं, क्यों? इसलिए कि जिसका मुंडा भी लाहौर दाखिल होता है वो साथ ट्रंक उठाता है और लाहौर शिफ्ट हो जाता है और इधर मकान ले लेता है। खुदा के वास्ते ये छोटे शहर हैं, और खास तौर पे गुजरांवाला कोई छोटा शहर नहीं है। हाँ जी। बेपनाह वहां पे आबादी है, 5वें नंबर का वो आपका आबादी के हिसाब से शहर है, वहां पे यूनिवर्सिटी दें। मुल्तान जो कि 7वें नंबर का शहर है, वहां 7 यूनिवर्सिटियां हैं। और मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, वहां पे बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी है, नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी है, वेमन यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, फिर नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी कोई नहीं। जबकि ये सारे जानते हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि रेशो के हिसाब से गुजरांवाला की जो लड़कियां हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो माशाल्लाह पढ़ रही हैं, और यहाँ मेडिकल कॉलेजों में और बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटियां वहां पे दाखिल हो रही हैं। उनको खुदा के वास्ते अपने शहर में मौका दें आला तालीम हासिल करने का,
और वहां पे नई यूनिवर्सिटियां 2-3 बनाई जाएं। हाँ जी। लड़कों की यूनिवर्सिटी भी बनाएं और खुदा के लिए लड़कियों की यूनिवर्सिटी भी वहां बनाएं। सही। अगर आप चाहते हैं कि आप लाहौर की कोई खिदमत कर सकते हैं या इस्लामाबाद की या कराची की, तो वो खिदमत ये है कि छोटे शहरों में यूनिवर्सिटियां दें जरूर, ताकि लोग अपने बच्चों की तालीम के लिए इन बड़े शहरों का रुख ना करें और यहाँ पे हला ना हो जाए, अपने शहरों में लोग पढ़ें। लाहौर की तरफ तो लोग इसलिए रुख कर रहे हैं कि यहाँ पे 11 यूनिवर्सिटियां सरकारी और 32 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट हैं। 32 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट और 11 सरकारी। सरकारी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वेटनरी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर एफसी यूनिवर्सिटी, यूजेएस यार, यूनिवर्सिटी ऑफ जुनैद सलीम। जुनैद सलीम खुद अपनी जात में यूनिवर्सिटी है। यदि टेंड करा दियो तो यूनिवर्सिटी मुक जाए, सिर्फ हमें बाल बूल खड़े करके ना तो यूनिवर्सिटी बढ़े। इट इज डैम सीरियस टॉपिक। सीरियस हूं भाई। अपील करो गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियां 2-3 गुजरांवाले में बनाएं, अगर आप चाहते हैं कि मजीद उधर आईजी पैदा हो तो। सारी साथ कह रहे सीरियस बात है, साथ देखो क्या कह रहा है। चलो यार, नहीं सीरियस रहने दी आईजी भी चौकाट लो, यूनिवर्सिटी तो बढ़ाओ खुदा दा वास्ते। अजीजी निकालो, जुनैद सलीम डालो। वाकई ईमान से बड़ा दुख होता है कि सही ट्रैक पे चलें और इस तरह की प्लानिंग्स करें कि आपके शहर जो है वो हसीन लगे। आबादी और जो दीगर आज़ादोशुमार है उनकी रोशनी में ऐसे फैसले करें और जरा ये ताल्लुकात ना देखे जाए, एमएनए एमपीएस के दबाव ना देखे जाए, बल्कि नहीं देखना चाहिए ना। तारीख उठा के देख ले, जहां जहां जिस जिस शहर का पॉलिटिशियन तगड़ा था ना जी, या उसको जोर लगा के करवा लिया, उसने जोर लगा के वहां मेडिकल कॉलेज बनवा लिए, वहां यूनिवर्सिटियां बनवा ली, वहां पे अपने अस्पताल बनवा लिए। यार खुदा के वास्ते आबादी के हिसाब से ये प्लानिंग करें, क्या कर रहे हैं आप लोग? हालांकि टैलेंट इतना है पाकिस्तान के अंदर, लोगों को, बच्चों को, नई नस्ल को, बेचारों को अच्छे काम, अच्छी तालीम की तरफ लगाएं। मैं हैरान हो रहा था सुन के, लॉस एंजलिस में एक मुनक़द हुआ है स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल। जी जी। ये कोरोना के हवाले से शॉर्ट फिल्में बना के भेजी गई हैं। हाँ जी। उसमें बेहतरीन लॉकडाउन फिल्म का अवार्ड जो मिला है ना जी, वो पाकिस्तानी फिल्म है। इस शॉर्ट फिल्म को डायरेक्टर हैं कोई अहमद, उन्होंने बनाया है, मुख्तारा उस फिल्म का नाम है। देखे ना जरा, कोरोना और लॉकडाउन की आगाही के ऊपर बनाई गई ये फिल्म। 550 शॉर्ट फिल्में उस फेस्टिवल में पेश की गई हैं, जिनमें से 28 शॉर्ट फिल्म्स को मुख्तसर कैटेगरीज में अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें ये मुख्तारा भी है, अहमद की बनाई हुई फिल्म। बड़ा टैलेंट मौजूद है हर फील्ड में। साइंस ले लें आप, मैस कॉम ले लें आप, जर्नलिज्म ले लें आप, कोई टेक्निकल एजुकेशन ले लें। बच्चों को आप यार सहूलत तो देना पढ़ाई की। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे अच्छी यूनिवर्सिटी या अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुंच सकते और वो तालीम छोड़ के कोई काम शुरू कर देते। नाज़रीन, ये था आज का हस्बहाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि जिन्हें ख्वाब देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें ख्वाब पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।